आज हम करेंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 3। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 25 मीटर longer than its shorter side. If the bigger side is 23 meter more than the smaller side, find the sides of the field. और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीसी सप्लीमेंट्री 2024 एंड आरबीएससी मेन ईयर 2017 में। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो चलिए पहले हम काम करते हैं, हमारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड ड्रॉ करते हैं। हम बनाते हैं पहले एक रेक्टेंगुलर फील्ड। तो ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर एक फील्ड। नाउ आपसे क्या कहा गया है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है वो कैसा है कि आपका जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो स्मॉलर साइड है उससे 25 मीटर ज्यादा है। ठीक है, हम जानते हैं अगर आपको एक डायगोनल बनाना है तो डायगोनल क्या होगा। तो चलिए एक डायगोनल बनाए पहले इसका। तो ये रहा हमारा डायगोनल। ओके, नाउ आगे प्रोसीड करें तो क्वेश्चन ने क्या कहा था, ये आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। इस रेक्टेंगुलर फील्ड का ये जो डायगोनल है वो कैसा है कि रेक्टेंगल की ये जो स्मॉलर साइड है उस स्मॉलर साइड से 25 मीटर ज्यादा है। फर्दर आपसे क्या कहा गया है कि ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका ये जो लार्जर साइड या फिर जो बिगर साइड है वो कैसा है, वो स्मॉलर साइड से 23 मीटर ज्यादा है। तब आपसे पूछा गया है आप बताइए कि ये जो फील्ड है फील्ड की साइड्स क्या होंगी। यानी हमसे पूछा गया आप बताइए स्मॉलर साइड क्या होगी और आप बताइए कि ये जो बिगर साइड या जो लार्जर साइड है वो क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन ने आपको जितना भी डेटा दिया है आपको किस बारे में बताया गया है, आपको बताया गया है कि जो डायगोनल है वो डायगोनल कैसा है और आपको बताया गया है कि इस रेक्टेंगल की जो बिगर साइड है वो कैसी है। अब हम यहाँ जो एक बात देख पा रहे हैं वो क्या है कि ये जो डायगोनल के बारे में इंफॉर्मेशन है और जो ये बिगर साइड है इसकी इंफॉर्मेशन किसकी टर्म्स में आपको दी गई है, वो आपको दी गई है जो आपकी शॉर्टर साइड या जो स्मॉलर साइड है उसकी टर्म्स में दी गई है। तो यानी अगर हमें ये फाइंड करना है या इनकी वैल्यू लिखनी है तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो आपकी शॉर्टर साइड है वो क्या है। अब क्वेश्चन को अगर हमने ध्यान से देखा तो यहाँ पे जो स्मॉलर साइड है वो हमें दी ही नहीं गई थी, तो हम क्या करेंगे। अब हमें क्वेश्चन तो सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, जो आपको जितना भी डेटा जिस टर्म में दिया गया है उस टर्म को ही क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। जैसे यहाँ हमें डायगोनल और जो बिगर साइड है वो किसके टर्म्स में दी गई है, स्मॉलर साइड के टर्म्स में दी गई है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ जो हमारी स्मॉलर साइड है उसे क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इतना लिखते हैं। हमने लिखा लेट द स्मॉलर साइड बी x मीटर। आपका ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो स्मॉलर साइड है वो आपने क्या मानी है, x मीटर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के हिसाब से जितना भी आपकी बाकी की साइड है उन्हें बनाते। ठीक है, हमने माना ये है हमारा a, ये है हमारा b और ये क्या है हमारा c। ठीक है, अब जो भी आपकी साइड्स हैं उन्हें बनाएं। ये रहा b और ये रहा c। जो आपकी स्मॉलर साइड यानी अगर ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो स्मॉलर साइड है वो ये होगी और जो बिगर साइड है वो ये है। तो ये जो स्मॉलर साइड है वो आपने क्या मानी है, x। स्मॉलर साइड आपने क्या मानी है, x। आपसे क्या कहा गया था कि ये जो डायगोनल है, डायगोनल क्या है, जो आपकी स्मॉलर साइड है उससे 25 मीटर ज्यादा है। ज्यादा यानी मोर देन, मोर देन का क्या मतलब होता है, प्लस करना। क्या मतलब होता है हमारा मोर देन का, प्लस करना। तो हमें कहा गया था कि ये जो डायगोनल है, डायगोनल क्या, जो आपकी शॉर्टर साइड थी हमारी x उससे 25 मीटर ज्यादा है। ज्यादा का मतलब क्या आया, प्लस। तो हमारी जो डायगोनल है, डायगोनल क्या आई हमारी x प्लस 25। ओके, अब बात करते हैं बिगर साइड के बारे में। बिगर साइड के लिए आपको क्या कहा गया है कि आपकी ये जो बिगर साइड है वो कैसी है, वो जो आपकी स्मॉलर साइड है उससे 23 मीटर ज्यादा है। अगेन जो मोर देन या जो ज्यादा है उसका क्या मतलब होता है, प्लस करना। तो यहाँ हमारी जो बिगर साइड है, बिगर साइड हमारी क्या बनेगी, स्मॉलर साइड जो थी उसमें 23 मीटर मोर देन का मतलब प्लस। तो ये हमारी क्या बन गई, आपकी बिगर साइड। अब हमें क्या करना है, आपको ये डेटा दिया गया, आपसे क्या पूछा गया है कि आप जो बिगर साइड है और ये जो स्मॉलर साइड है उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है,
हम देख पा रहे हैं अगर हमें ये जो स्मॉलर साइड है वो मिल जाएगी तो ये साइड हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, उसमें बस 23 ऐड ही करना है। यानी अब हमारे यहाँ जो मेन काम है वो x की वैल्यू फाइंड करना है। अब वो x की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो चारों एंगल है वो कितने होते हैं, 90 डिग्री। यानी यहाँ पे ये जो एंगल बना है वो कितना बना है आपका, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, 90 डिग्री। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि आपका ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल कैसा हो गया, अब आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल कैसा हो गया, आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल करने से हमें क्या फायदा हुआ मैम, बहुत ज्यादा। क्या, हम जानते हैं अगर आपका एक ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल, तो वहां पे आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, देखिए अगर आपका ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो जो 90 डिग्री के सामने आपकी साइड होती है आप उससे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो आपका एंगल, लेट्स से कि अब ये एंगल आपका ये है, तो एंगल के सामने जो साइड होती है आप उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और जो आपकी बची हुई साइड है, या आप ये कहें कि एंगल के एडजेसेंट जो आपकी साइड होती है आप उसे क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, अब हमें यहाँ पता चल गया कि ये आपका जो ट्राइंगल एबीसी है वो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहाँ क्या अप्लाई कर सकते हैं, आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए इतनी बात लिखते हैं। हमने लिखा एज ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। जो आपका ट्राइंगल एबीसी है वो आपका कैसा है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो अब हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो है आपकी, उसका यूज करने पर अब हम जानते हैं आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम होती है आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी, हाइपोटेन्यूज है हमारी यहाँ ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी यहाँ ए बी, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर हमने यहाँ क्या मानी है आपकी, बीसी, तो हम क्या लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू बीसी का स्क्वायर प्लस, आगे क्या आती है आपका बेस का स्क्वायर। बेस हमने यहाँ क्या माना, एसी, तो आगे हम क्या लिख लेंगे, आपका एसी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ए बी, बी सी और ए सी, उनकी वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ए बी क्या है, ए बी आपका था डायगोनल, डायगोनल आपका कितना था, x प्लस 25। तो हमने ए बी की जगह रखा x प्लस 25 और इसका हो गया होल स्क्वायर। नाउ आगे देखिए, आगे क्या है आपका बीसी का स्क्वायर। बीसी क्या है आपकी x, तो बीसी की जगह आपने क्या रखा, x का क्या हुआ, स्क्वायर प्लस, आगे आपका क्या है AC, AC क्या है आपका x प्लस 23, तो AC की जगह आपने क्या रखा, x प्लस 23 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी दिख रही है, x प्लस 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 23 का स्क्वायर। यहां से आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें यहाँ कुछ दिख रहा है, वो क्या, अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखें तो ये टर्म है क्या, ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर इस टर्म को ध्यान से देखा जाए तो ये भी क्या बन रही है, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें यहाँ आइडेंटिटी दिख गई, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ आपकी आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं आपका जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो क्या होता है, वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ आपकी इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे। प्रोसीड करते हैं। तो जो लास्ट स्टेप था उसमें हमारा ऐसा बना था, x प्लस 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 23 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या आइडेंटिटी दिखी थी, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने क्या पढ़ा है, वो हमने पढ़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो a की जगह क्या है x, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह अब हमारे यहाँ क्या बनेगा, x का स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर यानी वो बना आपका एक्स का स्क्वायर। आगे आपका क्या आता है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह कौन है आपका 25। 25 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, हमें अच्छे से याद है, हमें स्क्वायर से याद होने चाहिए। 25 का स्क्वायर क्या होता है आपका 625। तो यहाँ आया आपका 625। आगे आपका क्या आता है प्लस 2ab। 2 इंटू ए क्या है आपका x और b क्या है आपका 25। तो आपका कैसा बना 2 इंटू 25 इंटू एक्स। ठीक है, अब हम चले आरएचएस पे। आरएचएस पे आपका क्या है, x का होल स्क्वायर। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अगेन हमें इस टर्म में क्या आइडेंटिटी दिखी थी, हमें वापस से यहाँ क्या दिखी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हम जानते हैं क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना था, वो होता है आपका a स्क्वायर। a की जगह कौन, x। तो आपका जो फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है उसकी जगह हुआ आपका x का स्क्वायर, प्लस होता है आपका b स्क्वायर। b की जगह आपका क्या है 23, तो 23 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, वो होता है आपका 529। तो वो होता है आपका 529। आगे आपका क्या आता है प्लस 2ab आता है हमारा प्लस 2। a क्या है आपका x और जो b है, b क्या है आपका 23। तो चलिए इसे सोल्व करें। अब हम यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो है वो आपका क्या हो गया, कैंसिल। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल। आगे बात करें, यहाँ आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 529 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 23। इस साइड है आपका 625 प्लस 2 इंटू 25 इंटू एक्स। यानी हमें यह दिख पा रहा है कि यहाँ क्या बनी है आपकी क्वाड्रेटिक, और यहाँ क्या है आपकी कुछ एक कांस्टेंट टर्म है और एक लीनियर टर्म है। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे और उस क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ आपके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म है हम उन्हें कहाँ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो चलिए देखते हैं। पहले हमारी राइट हैंड साइड है, उसमें क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, प्लस का है आपका 529, प्लस है आपका 2 इंटू एक्स इंटू 23। 23 टू आपका कितना होता है 46। कितना होता है हमारा 46। 46 इंटू एक्स करेंगे तो हमारा कितना आता है 46x। तो यानी यहाँ हमारी जो टर्म है वो क्या बन गई 46x। अब ये जो आपकी टर्म एलएचएस में थी, आप उसे उठा के कहाँ लेके जा रहे हैं, आरएचएस में। हम जानते हैं जब आप किन्हीं टर्म्स को एलएचएस से आरएचएस में लेके जाते हैं तो वहां क्या होता है, हमारा साइन चेंज होता है। ठीक है, तो यानी जब आप 625 को आरएचएस में लेके जा रहे हैं तो वो किसका हो गया, माइनस का। सिमिलरली यहाँ क्या है आपका 2 इंटू 25 इंटू एक्स। नाउ 2 इंटू 25 हमारा क्या होता है 50। 50 इंटू एक्स आपका क्या हो गया 50x। अभी एलएचएस में आपका जो 50x है वो कैसा है आपका प्लस का, जब आप उसे आरएचएस में लेके जाएंगे तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो चलिए जब आप उसे आरएचएस में लेके गए तो वो किसका हो गया, माइनस का। तो माइनस का 56x और ये किसके बराबर आ गया, जीरो। जीरो के कैसे, क्योंकि इस साइड आपकी कोई भी टर्म नहीं बची। ठीक है, चलिए सोल्व करें। एक्स स्क्वायर 529 माइनस का 625, ऐसा करते हैं। यानी जब आप 625 में से 529 को माइनस कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है माइनस का 96। कितना आता है हमारा, माइनस का 96। फर्दर प्लस का है 46x, माइनस का क्या है आपका 50x। माइनस 50 प्लस 46 करने पे हमारा जो आंसर है वो आता है माइनस का 4x इज इक्वल्स टू 0। अब इसे हम क्या करते हैं, हमारे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अगर हमने इसे लिखा तो वो बन गई आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 96 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो क्या हुआ है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनी है। क्वाड्रेटिक क्या है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 96 इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं जब आपको कोई क्वाड्रेटिक दी जाती है वहां से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके पास कई सारे मेथड है। जो हम यहाँ मेथड अप्लाई करेंगे वो आपका कौन सा है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या होता है, देखिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या करना होता है, आपको ऐसे दो नंबर चूज करने जिन्हें आप मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, आपका a का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को जब आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर में वो बने। यानी हमें यहाँ कोई ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन्हें आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए आपका माइनस का 96, और जब आप उन्हीं दो नंबर को ऐड करें तो आपका आंसर क्या आए, आपका आंसर आए माइनस का 4।
क्या हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन्हें अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 96, और जब इन्हें आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 4। ऐसे दो नंबर कौन से हैं हमारे, ऐसे दो नंबर है हमारे माइनस का 12 और प्लस का 8। कैसे, देखिए -12 है और 8 है, जब आप इन्हें आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो आंसर आपका क्या आता है, -96। जब आप इन्हें ऐड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, माइनस का 4। यानी ये जो माइनस का 4 है आप उसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 12 प्लस का 8। हम माइनस की 4 को ही क्या लिखते हैं, माइनस का 12 प्लस का 8, यानी जो मिडिल टर्म है आप उसे क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। इसीलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है, आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो चलिए अभी हमें नंबर पता चल गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि जो आपका माइनस का 4 है आप उसे कैसे लिख सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं माइनस का 12x प्लस का 8x माइनस का 96 इज इक्वल्स टू 0। आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 8x माइनस का 96 इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए अब यहां से हम क्या करेंगे, जो टर्म्स कॉमन आ रही है उन्हें हम कॉमन करेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को अगर आपने ध्यान से देखा तो इन दोनों में आपका क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा कॉमन है x। और जब हमने यहाँ x को कॉमन किया तो यहाँ कितना बचा, देखिए यहाँ लिखा हुआ था x का स्क्वायर। x स्क्वायर को आप कैसे लिखते हैं, x इंटू एक्स, उसमें से एक x आपने बाहर ले लिया तो आपका अंदर क्या बचा, एक x बचा, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। बीच में है माइनस, x को क्योंकि आप बाहर कॉमन कर चुके हैं तो यहाँ अब आपका क्या बचा है, 12। ठीक है, अब देखिए 8 है और 96 है, इन दोनों में आपका क्या कॉमन है, इन दोनों में आपका कॉमन है 8। कैसे, देखिए 96 को आप कैसे लिख सकते हैं, 12 8 जा, यानी 12 इंटू 8। इसे क्या लिखा जाएगा, 12 इंटू 8। यहाँ ऑलरेडी 8 है तो इन दोनों में आपका क्या कॉमन आया, प्लस का 8। क्या कॉमन आया आपका, प्लस का 8, वो हमने कॉमन किया। अगर जब आपने 8 को कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा है x, बीच में है माइनस। हमने देखा था 96 को लिखा जा रहा था 12 इंटू 8, जिसमें से 8 आपने बाहर कॉमन कर लिया तो आपका अंदर क्या बचा, आपका अंदर बचा 12। तो ये रहा 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर फर्दर आप देखें तो यहाँ जो आपकी टर्म है वो क्या है, x माइनस 12, यहाँ पे भी आपकी टर्म है वो क्या है, x माइनस 12, यानी हम जो x माइनस 12 है उसे दोनों से कॉमन कर सकते हैं। तो चलिए हमने x माइनस 12 को बाहर कॉमन लिया, अब अंदर हमारा क्या बचा, x माइनस 12 था वो यहाँ बाहर आ गया, तो अब यहाँ क्या बचा है आपका x। ठीक है, बीच में क्या है प्लस और यहाँ क्या है 8, और ये जो x माइनस 12 था वो आपने ऑलरेडी बाहर कॉमन कर लिया था। तो अब जो हमारी क्वाड्रेटिक थी वो स्प्लिट होके कुछ ऐसी दिख रही है, कैसी, x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, अभी आपने क्वाड्रेटिक को स्प्लिट किया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आपकी जो x की वैल्यू है उसे फाइंड करेंगे। देखिए यहां से जो आपकी x की वैल्यूज है वो कैसे फाइंड होती है, फर्दर देखें। हमारे यहाँ लिखा हुआ था x माइनस 12 एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या लिखा हुआ था आपका, x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। हम ये बात काफी अच्छे से जानते हैं मैथ में, क्या, अगर कोई भी आपकी दो टर्म, लेट से एक टर्म p है और दूसरी टर्म क्या है आपकी q, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर क्या आता है, 0, या क्या कहना चाहते हैं हम, जब आप किन्हीं भी दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर क्या आता है, 0, तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब आइदर p इज इक्वल्स टू 0 और q इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो हमने ये बात कही है उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी कोई दो टर्म है, एक टर्म है आपकी x माइनस 12, दूसरी टर्म आपकी क्या है, x प्लस 8। जब आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 0। आंसर आपका क्या आ रहा है, 0। ठीक है, हम जानते हैं अगर दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 है तो ये कब पॉसिबल है, जब या तो आपकी पहली टर्म क्या होगी, इक्वल टू 0, या फिर क्या होगा, आपकी जो दूसरी टर्म है वो क्या होगी, इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ से आंसर निकालें। तो हमने लिखा आगे, आइदर x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। जब आप x माइनस 12 को इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ से अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 12 माइनस का है आप उसे कहाँ भेजेंगे, RHS में। अभी यहाँ LHS में आपका 12 माइनस का है, जब ये RHS में जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यानी यहाँ से जो आपका x है, x की क्या वैल्यू आई आपकी 12,
एक्स की आपके क्या वैल्यू आई 12। फर्दर देखिए, अभी आपने एक टर्म को जीरो किया है, दूसरी टर्म हमारी क्या है एक्स प्लस 8, तो हमने आगे लिखा और x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी हमें क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 8 आपका क्या प्लस में है उसे कहाँ भेजेंगे, RHS में। जब ये RHS में जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यानी यहाँ से जो हमारा x है वो क्या निकल के आएगा, माइनस का 8। सो यहाँ से हमारी x की आई दो वैल्यूज, x की वैल्यू क्या क्या आई, x इज इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल्स टू माइनस का 8। ठीक है, हमें क्या फाइंड करनी थी, x की वैल्यूज, और जो x था वो था क्या, x एक्चुअल में क्या था, ध्यान से देखें हम, तो x हमारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड था, उसकी जो स्मॉलर साइड है वो आपने क्या मानी थी x। हम जानते हैं अगर आपका कोई फील्ड या अगर आपकी कोई भी शेप है, उसकी जो साइड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन का क्या यूज हुआ मैम, देखिए यहाँ से x की दो वैल्यू आई थी, एक थी आपकी 12 और एक थी आपकी माइनस का 8। अभी हमने क्या पता किया कि जो x था वो था क्या, आपकी रेक्टेंगुलर फील्ड की साइड। हम जानते हैं साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि ये जो आपकी वैल्यू आई है x इज इक्वल्स टू माइनस का 8, ये हमारे किसी काम की नहीं है। सो यहाँ से हमारी x की क्या वैल्यू आई आपकी 12। x क्या था, साइड थी, तो साइड की यूनिट किस में दी गई थी आपको, मीटर्स में, यानी x की क्या वैल्यू आई आपकी 12 मीटर। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी थी जो आपकी रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी साइड। x क्या थी, उसकी स्मॉलर साइड, तो हम क्या कहेंगे, जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी स्मॉलर साइड क्या आई है आपकी 12 मीटर। फर्दर ये तो थी आपकी स्मॉलर साइड, अब हम क्या फाइंड करते हैं, आपकी बिगर साइड। जो बिगर साइड थी रेक्टेंगुलर फील्ड की वो क्या थी, वो थी आपकी x प्लस 23, यानी क्या होगा 12 प्लस 23, 12 प्लस 23 करने पे हमारा आंसर क्या आया 35 मीटर। तो हम क्या कहेंगे, जो आपका रेक्टेंगुलर फील्ड थी उसकी साइड्स हमने यहाँ फाइंड करी है, जो क्या आई है, स्मॉलर साइड आई है आपकी 12 मीटर और जो बिगर साइड है वो आपकी क्या आई है 35 मीटर। यही हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।